हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स में फरवरी वीक 2 के करंट अफेयर्स। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 7-8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो भी बैंकिंग इवेंट्स न्यूज में थे और उसके पहले की भी थोड़ी सी जो न्यूज रह गई हैं उनको यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के एसबीआई के एग्जामिनेशन है, इसके अलावा पीओ का एग्जाम भी है, क्लर्क का एग्जामिनेशन भी है, तो सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं 9 से लेकर 15 फरवरी तक के सभी बैंकिंग करेंट अफेयर्स। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगी, जहां पे समझने में दिक्कत होगी, उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। स्टिल कोई डाउट रह जाता है, कोई बैंकिंग टर्म आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई कर दूंगी अगर कोई बैंकिंग टर्म आपको ड्यूरिंग द सेशन समझ में नहीं आता है। क्लियर इतनी चीजें। क्लास ओवर होने के बाद इसकी जो पीजीएफ है वो पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप इजीली डाउनलोड करके करंट अफेयर्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए फर्दर डिस्कशन करते हैं। कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो आपको वीडियो के बीच में, इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जनवरी मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन अवेलेबल है पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन में। इसमें पूरे मंथ का थ्योरी सेक्शन और 100+ बैंकिंग एमसीक्यू अवेलेबल है। ओनली जस्ट 25 रुपीज में पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग के अलावा अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में भी इंटरनेशनल न्यूज, साइंस टेक, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो जनवरी मंथ की कंप्लीट मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है जहां पर ये सारे टॉपिक को कवर किया गया है इन डिटेल। और ये मैगजीन भी आपको पूजा जैन क्लासेस पर अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली बात है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अभी 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट पेश हुआ था। निर्मला सीतारमन जी ने बजट को पेश किया था। इस बजट में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसके अंदर जो बजट अलोकेशन है उसको 37% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज किया जाता है। इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम। और ये गवर्नमेंट स्कीम किसके लिए है? ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जिसकी 60 साल से ऊपर की एज हो जाती है और उसने इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट किया है, तो मंथली अश्योर्ड आपको पेंशन मिलती है। ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करता है और इसको इंप्लीमेंट करता है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है। और 15 फरवरी 2019 को इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था। कंडीशन क्या है? एलिजिबिलिटी कंडीशन, पहली चीज तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि गिग वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मिड डे मील, रिक्शा, ऑटो ड्राइवर्स, कारपेंटर, फिशरमैन, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये स्कीम है। कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन है, जिनकी एज 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, इस स्कीम में एनरोलमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन कि आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कंप्लीटली वॉलंटरी इन नेचर है। ठीक है। और इसमें जब 60 साल के आप हो जाते हैं तो 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपीज पर मंथ अश्योर्ड आपको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ प्रीमियम, सिमिलर अमाउंट प्रीमियम का कंट्रीब्यूट कौन करता है? गवर्नमेंट। मतलब 50:50 के रेशियो में एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा आपने देखा कि बजट पेश हुआ था, रेलवे बजट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी मैंने जो कंप्लीट बजट है उस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब हम यहाँ पे रेलवे बजट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 25-26 में जो रेलवे बजट आया है, जो रेलवे में आपका कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो कितना है? 2.62 लाख रुपीज, 2.62 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें रेलवे के लिए बजट अलोकेशन कितना है? 2.52 लाख करोड़ रुपीस है। निर्भया फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है। वहीं इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रेलवे के लिए 3,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर यूनियन बजट में कहा गया है, देखो इंडियन रेलवे के लिए जो बजट है वो 2.52 लाख करोड़ रुपीस है। इसके अंदर हमें क्या क्या काम करना है? तो पहले तो हम 200 से ज्यादा स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। 100 अमृत भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। 50 नमो भारत रैपिडो ट्रेन को तैयार किया जाएगा। और जो जनरल नॉन एसी कोचेज हैं, लगभग 17,500 नए कोचेज 3 साल में डेवलप किए जाएंगे अंडर दिस बजट। ठीक है। इसमें कहा क्या गया है? ऑपरेटिंग रेशियो। अब रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो पे बात की है। ऑपरेटिंग रेशियो का ये मतलब है कि जब रेलवे
रेलवे जब यहाँ पे पूछा बोला जा रहा है कि रेलवे को कितना अर्न हो रहा है, इस पे डिस्कशन किया गया है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है इंडियन रेलवे का 25-26 में 98.43% आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे मेजर किया जाता है कि कोई भी ऑपरेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ पे मतलब अगर लेस देन 100 आपका रेशियो है तो मतलब आप अच्छी कंडीशन में, मतलब आपने अगर 100 रुपीज खर्च कर रहे हो और आपको 100 रुपीज खर्च करने पे अगर आपको यहाँ पर 101 रुपए मिल रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे 1 रुपए के प्रॉफिट में हो। लेकिन 100 रुपी खर्च करने पे अगर आपको 70 रुपीज ही मिल रहे हैं, मतलब आप 30% क्या हो, लॉसेस में हो। ठीक है, तो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितने पैसे खर्च करता है बदले में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वही आपका ऑपरेटिंग रेशियो होता है। ऑपरेटिंग रेशियो इज मेजर्ड इज यूज्ड टू मेजर द फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज लेस देन 100 देन इट मींस द ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ प्रॉफिट कंडीशन। और अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो मोर देन 100 होता है, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन किस में है, लॉस में है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि रेलवे ने यहाँ पर 98.43 रुपए खर्च किए हैं टू अर्न 100 रुपीज। 98 रुपए खर्च किए हैं और 100 रुपए यहाँ पर उसको मिले हैं, मतलब 2 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इसका ये मतलब है। ये तो मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू जनरेशन टारगेट। अब इसमें कहा है कि 25-26 में हमें 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है। पहली बार इंडियन रेलवे के इतिहास में ऐसा किया गया है कि आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 3 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर रहा है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अब रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे की पैसेंजर गाड़ियां भी चलती हैं और माल गाड़ियां भी चलती हैं। तो पैसेंजर जो आपकी व्हीकल्स है या पैसेंजर जो सेगमेंट्स है उसमें 92,800 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू को जनरेट करने का टारगेट है इन 25-26। और वही बात करते हैं फ्रिगेट ट्रांसपोर्टेशन में या माल गाड़ियों में, तो हमारा जो टारगेट है 25-26 का वो 1.88 लाख करोड़ रुपीस के रेवेन्यू जनरेशन का है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात की जा रही है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हम कर देंगे 31 मार्च 2026 तक। और अगर हम बात करते हैं फ्रिगेट कॉरिडोर के बारे में या फ्रिगेट रेलवे के बारे में, तो हमारा टारगेट है कि 31 मार्च 2026 तक हम चाइना के बाद सेकंड नंबर के सबसे बड़े फ्रिगेट ट्रैफिक कंट्रोल को करने वाले या सबसे ज्यादा जो आपके गुड कैरिंग रेलवे वाले कंट्री बन जाएंगे सेकंड नंबर के। कब तक, 2026 तक, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में इंडियन रेलवे का इतिहास देखते हैं तो हमारे देश में पहली बार रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कब किया गया था, 1925 में किया गया था। कौन से रूट पे, जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है और कुर्ला टर्मिनल है उसके बीच में। और पहली बार स्वतंत्र भारत का या इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन कब हुआ था, 1958 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर हम बात करते हैं रेलवे सेफ्टी के लिए, तो रेलवे सेफ्टी के लिए 1.14 लाख करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। बाकी ट्रेन की इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दी है। 17,500 जनरल नॉन एसी कोचेस को बनाया जाएगा, जिसमें से 1400 कोचेस 25-26 में, 2000 कोचेस जो है वो 26-27 तक इंडक्ट कर दिए जाएंगे। अब इन कोचेस को बनाएगा कौन, तो हमारे देश में 3 कोच फैक्ट्रीज आपको मिल जाएंगी। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है और इसको 1955 में सेटअप किया गया था। रेल कोच फैक्ट्री आपको कपूरथला पंजाब में देखने को मिल जाएगी, जिसको 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपको कहां पर मिल जाएगी, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, जिसको 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। इन 3 फैक्ट्रीज में आपके जो नॉन एसी कोचेज है, जनरल कोचेज हैं, उनको तैयार किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इतिहास की बातें भी की गई हैं कि हमारा पहले क्या होता था, यूनियन बजट और रेलवे बजट अलग अलग आते थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में रेलवे बजट और यूनियन बजट साथ में आया करता था, लेकिन 1920 में 1920 में एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है एकबर्थ कमेटी। और एकबर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 1924 से इंडियन रेलवे का बजट और यूनियन बजट को सेपरेट कर दिया गया। तो तब से सेपरेट बजट आ रहा था, लेकिन 2017 में 2000 यहाँ पे अगर देखेंगे 2017 में रेलवे बजट को वापस से यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया और अब हमारा रेलवे बजट और यूनियन बजट साथ में आता है। एक क्वेश्चन एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका और एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सका है कि पहला रेलवे बजट इंडिपेंडेंट इंडिया में किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने किया था 1947 में। और सबसे ज्यादा बार रेलवे बजट को किसने रिप्रेजेंट किया है, आंसर हो जाएगा 8 बार। 8 बार बाबू जगजीवन राम ने। क्लियर है, डन। तो ये स्टैटिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, श्री राम जीआई अनवील श्री हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस, अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल हेल्थ प्लान।
तो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने रिसेंटली पहला इंडेमिनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, जो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव अफोर्डेबल प्रीमियम के साथ आपको कवरेज प्रोवाइड करता है। इसमें आपके अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट जैसे कि मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट, सारी चीजों को शामिल किया है। ठीक है, और लगभग 13,000 हॉस्पिटल के नेटवर्क को ये कवर करेगा। ना बात करेंगे एमडी एंड सीईओ ऑफ श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन है, अनिल अग्रवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड स्किल इंडिया प्रोग्राम टिल 2026। अब हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है स्किल इंडिया प्रोग्राम। स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। इसका पर्पस क्या था, इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंगली यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कंट्री में, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया है। और जब किसी स्कीम का एक्सटेंशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है बजट का अलॉटमेंट भी होता है, तो 8,800 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है। अब हमारी जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। स्किल इंडिया प्रोग्राम के 3 कंपोनेंट्स है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान, जो कि 2000 की स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है IRDAI लिमिट सीनियर सिटीजन हेल्थ प्रीमियम हाइक टू 10% एनुअली। जब आप लोग कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और उसमें जो प्रीमियम अमाउंट होता है तो उसमें एनुअली आपको कुछ परसेंटेज हाइक देखने को मिलता है। तो IRDAI ने क्या कहा है, जो सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसका जो कैप हम सेट करते हैं वो 10% है। आप 10% से ज्यादा एनुअली हाइक नहीं कर सकते प्रीमियम अमाउंट में। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पीरियड अप्रूवल लेना पड़ेगा IRDAI से। ये अनाउंसमेंट रिसेंटली की गई है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कैप्ड insurer annual premium hike at 10% for senior citizen. Any increase beyond this limit will now require period approval from the regulator, और ये immediate implementation आपको हमारी कंट्री में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है विमटेक लॉन्च विमकॉइन। विमटेक का मतलब है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। जैसे कि जियो ने जियो कॉइन एक आपकी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, जैसे कि हमारे आरबीआई ने डिजिटल करेंसी रुपया, डिजिटल रुपया को लॉन्च किया है, वैसे ही विमटेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ने भी अपने स्टूडेंट के लिए अपने कैंपस में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिजिटल करेंसी को कैंपस ट्रांजेक्शन के लिए लॉन्च किया है जिसका नाम है विमकॉइन। It is the first business school in India to introduce such technologies, followed by IIT Madras. इससे क्या होगा, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और इंस्टेंट पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है Indian export touch a historic high of $778.21 billion in 23-24। यहाँ पर ये पीआईबी का डेटा है और पीआईबी का डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आपको पीआईबी का डेटा बिल्कुल भी मिस नहीं करना, स्पेशली अगर आप नबार्ड, सेबी, सिडबी या फिर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें तो 100% पीआईबी का डेटा पूछा ही जाता है। इसमें बताया गया कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है 23-24 में वो कितना रहा है, $778.21 बिलियन का है। यहाँ पर पीआईबी ने कंपैरिजन भी किया है कि 2013-14 के कंपैरिजन में 23-24 में हमारे देश में जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है वो 67% का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। अब हम गुड्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं और सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो 23-24 में जो हमारा गुड्स एक्सपोर्ट रहा है वो $437.10 बिलियन रहा है। वही सर्विसेज का एक्सपोर्ट कितना है, $341.11 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जहां पे हमने अपनी गुड्स को और सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है वो कौन है, अमेरिका है। ठीक है, हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 17.90% हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। अगर हम बात करते हैं मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मर्चेंटाइज में या गुड्स में, अमेरिका के अलावा यूएई, नीदरलैंड और चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के बारे में, तो 23-24 में हमारे देश में $15.6 बिलियन के मोबाइल फोन को हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फोन का आफ्टर द चाइना। ठीक है, और मोबाइल फोन का अगर बात करें तो एक्सपोर्ट कमोडिटी में चौथे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। यूएसए हमारा सबसे बड़ा बायर है, हमारे देश के बने हुए मोबाइल को सबसे ज्यादा बाय करने का काम अमेरिका करता है। ना बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के बारे में, तो हमारे देश में जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो कितना है, 23-24 में $27.85 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। और इंडिया थर्ड नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बाय वॉल्यूम। और हमारे देश के जो बने हुए ड्रग्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यूएसए, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, यूके एंड ब्राजील में।
नाउ बात करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में। तो हमारे देश में जो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट है वो $62.26 बिलियन है इन 23-24। 5 मेजर डेस्टिनेशन कौन-कौन सी जहां पे इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो अगेन यूएसए, यूएई, जर्मनी, इटली और सिंगापुर है। अब हमारे देश में 23-24 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना रहा है, $22.70 बिलियन का रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें कवर होती है अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हमने 1 अप्रैल 2023 को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। अब हमारा कुछ टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हमें $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है। कब तक? 2030 तक। ये हमारा यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो पहली चीज तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलीज करता है सिंस 2021 में। जब कोई भी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है तो उसका एक बेस ईयर होता है कि आपको कहां से कंपैरिजन करना है। जैसे कि हम बात करते हैं महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, कि 2011 में जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है वो ₹100 का मिलता था और 2025 में वही प्रोडक्ट आपको ₹200 का मिल रहा है। तो हमने कंपेयर कर लिया कि यहाँ पे आपको ₹100 का इन्फ्लेशन या महंगाई देखने को मिल रही है। तो हमेशा जब भी इंडेक्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं तो आपको एक बेस ईयर देखने को मिलेगा। तो बेस ईयर है मार्च 2018 और बेस को हमने 100 माना है। ठीक है, बेस को हमने कितना माना है? 100 माना है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या बताता है कि हमारे देश में अक्रॉस द कंट्री डिजिटल पेमेंट का पेनिट्रेशन क्या है, किस लेवल पे कितने लोग हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली हमारे देश का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो 465.33 आपको देखने को मिल जाएगा। इस डेटा को आपको याद रखना है। अब जो आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स पे कवर किया जाता है। इन 5 कैटेगरी को इंक्लूड करके इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। क्लियर है? चलिए, नाउ बात करते हैं 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हेनले एंड पार्टनर्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है कि कौन सा देश है, उसका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, उस देश के पासपोर्ट होल्डर को कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। ये सारी बातें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा बताई जाती हैं। तो टॉप पर यह दुनिया का सबसे पावरफुल आपको पासपोर्ट मिल जाएगा सिंगापुर का। सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर है उनको 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया है और इनके देश के लोगों को 190 देशों में वीजा फ्री एक्सेस है। नाउ बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया 80वें स्थान पर है, इंडिया 80th पोजीशन पे है और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर को 56 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। इंडिया के साथ 80th पोजीशन शेयर कर रहा है अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और तजाकिस्तान। नाउ बात करते हैं बॉटम रैंकिंग पासपोर्ट होल्डर्स के बारे में। तो लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान है 99th पोजीशन पे, फिर सीरिया और इराक आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है इंडिया फीचर इन यूएन ऑनर रोल फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ रेगुलर बजट असेसमेंट। अब यूनाइटेड नेशन की अलग अलग कमिटी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक कंट्री उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर एनुअली कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इंडिया का एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? तो इंडिया ने 2025 में यूएन में कंट्रीब्यूट किया है $37.64 मिलियन। और यहाँ पे टाइमली पेमेंट करने के कारण यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को फीचर किया है इन यूएन ऑनर रोल में। तो आपको ये वाला डेटा $37.64 मिलियन का डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। अभी जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है, ये मिशन कब का है? 2003 का मिशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंदर काम करता है। अब इस स्कीम के अंदर या इस मिशन के अंदर हमारे देश के जितने भी हेरिटेज साइट्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनका प्रिजर्वेशन करना, उनका कंजर्वेशन करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना इसमें शामिल है। अब हम चाहते हैं कि जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है इसको ऑटोनोमस बॉडी की तरह तैयार किया जाए। इसलिए यहाँ पर आने वाले 6 सालों के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है आरबीआई फॉर्म वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग फॉर फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो ट्रेडिंग की जाती है उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। तो इस टाइमिंग को रिव्यू करने के लिए एक 9 मेंबर की वर्किंग ग्रुप की कमेटी बनाई गई है, उसी के बारे में बात हो रही है। Reserve Bank of India has established a 9-member working group to conduct a comprehensive review of trading and settlement timing for financial market। इसको चेयर कौन कर रहे हैं? राधा श्याम राठौ कर रहे हैं, जो कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये अपनी रिपोर्ट को 30 अप्रैल 2025 तक सबमिट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आरबीआई लॉन्च बैंक.in एंड फिन.in फॉर सिक्योर डिजिटल बैंकिंग।
अब यहाँ पे जो बैंकिंग सर्विसेज है वो सिक्योर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, जिससे हम यहाँ पे जो फ्रॉड्स होते हैं उनको कॉम्बैट कर सकें, उनको कम कर सकें। इसलिए यहाँ पे इनके इंटरनेट एक्सेस को करने के लिए एक पर्टिकुलर डोमेन लॉन्च किया है आरबीआई ने। हमारे जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए डोमेन नेम आया है बैंक.इन, और हमारे जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके लिए डोमेन नेम आया है fin.in। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन नेम फॉर इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर बैंक.इन जो डोमेन नेम है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है, वही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए जो डोमेन नेम है वो fin.in आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे हम जो यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है सेबी अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू ज्वाइन एल्गो ट्रेडिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2025। अब यहाँ पे बात करते हैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बारे में। तो जनरली ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, एक आपकी म्यूचुअल ट्रेडिंग मैनुअल ट्रेडिंग होती है और एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती है। मैनुअल ट्रेडिंग में आपको लगातार चेकआउट करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, कब यहाँ पर पेमेंट करनी है, कब पेमेंट नहीं करनी है, टारगेट क्या, और कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती है, जिसमें प्री डिसाइड एक प्री स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल होते हैं और वहां पे इसे कंप्यूटर मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पे जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग है वो केवल और केवल अभी तक किसके लिए अवेलेबल थी, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए थी। लेकिन सेबी ने कहा है कि हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग को आपको अवेलेबल करवाएंगे, किसके लिए, आपके रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज इंट्रोड्यूस अ रिवैम्प्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द एल्गोरिथम ट्रेडिंग। ठीक है। ये कब से इफेक्ट में आएगा, ये 1 अगस्त 2025 से इफेक्ट में आएगा, और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जो अपने ड्राफ्ट को पेश करेगी कब, 1 अप्रैल 2025 को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है द 1% क्लब। अब यहाँ पे आप लोगों ने कई सारे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, वैसे ही फाइनेंस सेक्टर में भी आपके फिन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ठीक है। जो फाइनेंस सेक्टर की इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं, हमें स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें एक नाम आता है शरण हेगड़े का। ठीक है। जो शरण हेगड़े की कंपनी है जिसका नाम है द 1% क्लब, और सेबी ने इसे RIA लाइसेंस दिया है, और सेबी का RIA लाइसेंस पाने वाली ये पहली फिन इन्फ्लुएंसर कंपनी आपको बन जाएगी। RI का मतलब होता है रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब ये कंपनी अब रजिस्टर हो चुकी है और रजिस्टर्ड मैनर में ये अफोर्डेबल प्राइसेस में कंज्यूमर्स को एडवाइस कर सकती है, सजेशन दे सकती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, कैसे आपको फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। क्लियर है। ठीक है। अभी हमारे देश में फिलहाल में 1300 RIA देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है आपके RIA लाइसेंस के लिए। पहली चीज तो कोई भी कंपनी जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एक फर्म होनी चाहिए। इसमें जो भी पार्टनर है वो मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री रखने चाहिए, और एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि आपका चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई पार्टनर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फर्म होती है उसकी जो मिनिमम नेट वर्थ है वो 25 लाख रुपीज होनी चाहिए, तभी RIA के अंदर सेबी उसे रजिस्टर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेबी अनवील मित्र टू ट्रैक इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। मित्र का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि मित्र को किसने लॉन्च किया है। तो मित्र को लॉन्च किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी ने। मित्र का मतलब होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असेसमेंट। अब यहाँ पे आप लोग जैसे कि बैंक अकाउंट्स होते हैं, कई बार हम बैंक अकाउंट में सालों तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी क्या होता है, आपने SIP लिया, म्यूचुअल फंड में अकाउंट बनाया, और लंबे समय तक कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजेक्शन पिछले 10 सालों में नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए, इनएक्टिव अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सेबी ने। तो सेबी हैज लॉन्च मित्र टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम म्यूचुअल फंड फोलियोज। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा ये KYC कंप्लायंस को भी अवेलेबल कराएगा, और मित्र पोर्टल को मैनेज करने का काम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड और KFin टेक्नोलॉजी लिमिटेड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है RBI अलाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर क्रेडिट बाय UPI। अब UPI की बात करते हैं तो UPI की शुरुआत हमारे देश में 2016 में हुई, और जिसके बाद हमारे देश में एक तरीके से डिजिटल पेमेंट का जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है।
अब हमने 2023 में जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके लिए हमने क्रेडिट लाइन टू द यूपीआई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया और फाइनली हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी क्रेडिट बाया यूपीआई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, और मुझे अमेजोन से शॉपिंग करनी है और मेरे अकाउंट में केवल यहाँ पे 5,000 रुपए ही अवेलेबल है, 10,000 रुपए की मुझे शॉपिंग करनी है, तो यूपीआई से मुझे इंस्टेंट लोन मिल सकता है और बाद में मैं उसको पेमेंट कर सकती हूँ। इसे ही क्रेडिट बाया यूपीआई के नाम से जाना जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज है, सेमी अर्बन एरियाज है, उसमें भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हो, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑफर की है क्रेडिट बाया यूपीआई। स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। फिलहाल हमारे देश में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए जो मिनिमम कंडीशन ये होती है कि आपका जो मिनिमम नेट वर्थ है वो 200 करोड़ रुपए होना चाहिए और 75% आप अपने लोन का प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। यहाँ तक की सारी मैटर क्लियर हो रहा है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अभी तक किसी भी टर्म में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर किसी भी टर्म में कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। क्लियर है? तो अगर यहाँ तक का मैटर क्लियर है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ लिंक को फटाफट से शेयर कर दो। पहली बार चैनल पे आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लो। ठीक है, चलो अगली कहानी को हम समझते हैं, इनकम टैक्स बिल। अभी तक हम देखते हैं हमारे देश में एक इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का एक्ट। अब ये एक्ट काफी पुराना है, इसमें अब समय के अनुसार इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रही है इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया। तो गवर्नमेंट हैज प्रपोज अ न्यू बिल टू रिपील एंड रिप्लेस द 60-ईयर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको और भी ज्यादा सिंपल करने के लिए, और भी ज्यादा इफिशिएंट टैक्स फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए, उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है उनको रिमूव करना, सिंपलर वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना, नंबर ऑफ क्लॉजेस को रिड्यूस करना, नंबर ऑफ चैप्टर्स को रिड्यूस करना, ये सारे काम इस बिल के अंदर किए जा रहे हैं, जिससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इन्हांसमेंट होगा आपके टैक्स में। ठीक है, जब एक बार इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया जाएगा तो ये 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, तो जैसे कि नंबर ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस किया जा रहा है। नंबर ऑफ चैप्टर पहले अभी जो 1961 का एक्ट है ना, उसमें 47 चैप्टर है। अब जो नया आपका एक्ट आएगा उसमें केवल 23 चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ सेक्शंस को आप रिड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ टेबल्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी इंक्रीज कर रहा है, जिसको समझने में और आसानी हो जाएगी, कितने लोगों को टैक्स देना है, कैसा टैक्स देना है, डिडक्शन कितना होगा, एटसेट्रा। कई सारे डाउट्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला टेबल्स को इंक्रीज किया जा रहा है, बाकी वर्ड चैप्टर और सेक्शन को रिड्यूस किया जा रहा है। इसमें कहा गया है जो आपका इनकम टैक्स बिल 2025 होगा उसकी लेंथ में हम कमी करेंगे। जो नंबर ऑफ पेजेस है, अभी आपका जो 1961 का एक्ट है उसमें 823 पेजेस है, इनको रिड्यूस करके 622 पेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा और नंबर ऑफ यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उनको अनचेंज रखा गया है 23। वहीं नंबर ऑफ क्लॉजेस आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे, 298 से 536 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अब जो डिजिटल आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, इन पे भी रेगुलेशन आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो नए आपको वर्चुअल डिजिटल असेट है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इसको भी टैक्स की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी हमारे देश में जो अलग अलग टैक्स कैटेगरी है जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर है, बुलियंस है, इनको हम शामिल करते हैं और अब हम क्रिप्टो करेंसी को भी यहाँ पर शामिल करेंगे। तो बेसिकली हम इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा रिमूवल ऑफ रिडंडेंट प्रोविजन, यहाँ पर जो सेक्शन 54E है, ठीक है, जो कि कैपिटल गेन एग्जम्पशन देता है फॉर ट्रांसफर बिफोर अप्रैल 1992, तो इस सेक्शन को भी यहाँ पर रिमूव करने की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे अभी हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर को हम यहाँ पे चेंज करेंगे टैक्स ईयर से और 12 महीने का एक टैक्स ईयर होगा जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी हम इसकी जगह टैक्स ईयर की जगह असेसमेंट ईयर इस्तेमाल करते हैं, इसको हटाकर हम टैक्स ईयर कर देंगे। फिर डिडक्शन फॉर सैलरी, मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, इनको भी कंपाइल करने के लिए, इसकी क्लैरिटी के लिए एक सेपरेट सेक्शन आपको एक नए एक्ट में देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस जोड़े जा रहे हैं, फॉर्मूलाज जोड़े जा रहे हैं और कमिटीज का फॉर्मेशन भी किया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे एक बार बिल पास हो जाए। और फाइनली बिल जो है मतलब एक्ट जब बिल में कन्वर्ट हो जाए तो हम वापस से इसको एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई इंट्रोड्यूस एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। जैसे कि अगर आपके पास कोई कार्ड है और कुछ उस कार्ड से आप शॉपिंग करते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो डोमेस्टिक लेवल पे, तो क्या होता है, आपका मल्टीपल लेवल में आपका ऑथेंटिकेशन देखा जाता है। आपसे वन टाइम पासवर्ड या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वगैरह लिए जाते हैं, जिससे जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, उसको रोका जा सके। लेकिन ये डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांजैक्शन के समय होता है, जब हम कार्ड से डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम उसी कार्ड से जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये जो नंबर ऑफ लेयर्स है जो आपके फ्रॉड को रोकने का काम करती है, वो मिसिंग है। तो आरबीआई ने कहा है जैसे कि हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी हम एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे कि वन टाइम पासवर्ड, फिंगरप्रिंटिंग, बायोमेट्रिक, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस प्लान टू इंट्रोड्यूस एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। इसके लिए एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वन टाइम पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे आने वाले समय में जो ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं उसमें जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हो रहे हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कम कर सके। तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में ऐसा मैंडेटरी है, ऐसा होता ही होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इसको भी मैंडेटरी करने की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई अप्रूव वॉलेंट्री अमलगमेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पर दो अलग अलग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अमलगमेशन को, उनके मर्जर को अप्रूवल दिया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव, वन सेकेंड, हाँ जी, The Reserve Bank of India has approved the voluntary amalgamation of two urban cooperative banks in Hyderabad. कौन कौन से हैं? तो पहला तो अप्रूवल दिया है मर्जर ऑफ ट्विन सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विद क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक इन हैदराबाद। तो ट्विन सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक और क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का मर्जर को अप्रूवल दे दिया है, अमलगमेशन को अप्रूवल दे दिया है। इसमें जो ट्विन सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की ब्रांचेस है वो फंक्शन करेंगे एज अ पार्ट ऑफ क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। पहला अमलगमेशन तो ये है। दूसरा जो अमलगमेशन अप्रूव किया है वो है नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड एंड राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, दोनों ही हैदराबाद बेस्ड आपको बैंक देखने को मिल जाएंगे। अब हमारे देश में 2021 में हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेस किए थे। तो 2021 के अकॉर्डिंगली हमारे देश में 4 टियर स्ट्रक्चर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मिलेगा। टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको मिलते हैं। तो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? जहां पर डिपॉजिट साइज अप टू 100 करोड़ रुपीस का होता है, ठीक है, मतलब आपके छोटे बैंक्स। टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? जहां पे डिपॉजिट साइज 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में होता है। टियर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जहां पे डिपॉजिट साइज 1000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपीस का है, और अगर आपका डिपॉजिट साइज मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस है तो वो आपके बड़े, मतलब टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन रिसेंटली आरआरबी ने पूछा था, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई डिफर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म टू 2026। तो फर्स्टली हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? हम लोग तो बैंक में जाते हैं, पैसा जमा कर देते हैं। अब हमको तो कभी भी, हमने अगर अपने बैंक में पैसा जमा किया है तो हमको तो कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है और हम कभी भी बैंक जाके अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो उस समय जब हम पैसा निकालने बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक के पास लिक्विडिटी तो होनी चाहिए, बैंक के पास कैश तो होना चाहिए, तभी तो बैंक हमको नोट प्रोवाइड करेगी। अगर बैंक ने हमें करेंसी नहीं दी तो हम कहेंगे ना कि बैंक हमारा पैसा नहीं लौटा रही है, और ऐसे केस में हम बैंक को बैंक करप्ट घोषित कर सकते हैं। क्लियर? तो आरबीआई कहती है कि मैंडेटरी है कि आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 143 है। इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पर बैंक के पास, अगर आप 100% इसके पास असेट है, 100% अगर आप कहोगे कि बैंक के पास 100 रुपी है आपका जमा है, या 100% लोगों का असेट है, तो वो 143 रुपी रख रहा है आपको चुकाने के लिए, ठीक है। मतलब हमेशा मोर देन 100% आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का क्या मतलब है? हाई क्वालिटी लिक्विड असेट अमाउंट आपके बैंक में कितना है और आपके पास टोटल नेट कैश फ्लो अमाउंट कितना है, इस रेशियो को हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कहते हैं, और हमेशा ये 100% से ज्यादा होना चाहिए। ये आरबीआई का मैंडेट है।
तो आरबीआई के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एज वेल एज प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नॉर्म, इनको अभी के लिए फिलहाल के लिए ये जो इसकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, इनको हम कुछ समय के लिए और एक्सटेंड करते हैं, इसको कुछ समय के लिए और डिफर्ड करते हैं। कब तक के लिए? 31 ऑफ मार्च 2026 के लिए। पहले इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना था। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और पीआईबी का डेटा पब्लिश हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो साउथ के स्टेट है, हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तो ये सभी लोग जीडीपी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ सदर्न स्टेट्स के बारे में बात की गई है। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। उन्होंने बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट के स्टैटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, किस तरीके से इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है आपका जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है उनके कंपैरिजन में फार 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 बेटर है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसमें कहा गया कि हमारे जीडीपी का 30%, इंडिया की जीडीपी का 30% साउथ स्टेट कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली जहां पे तमिलनाडु और कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तमिलनाडु एंड कर्नाटका लीड कर रहा है इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पे बोला है हायर ग्रोथ रेट, तो साउथ रिकॉर्ड, यहाँ पे साउथ जो स्टेट है उसमें 6.3% का एनुअल आपको ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया का जो ग्रोथ है वो 5% आपको देखने को मिल जाएगा। पर कैपिटा जीडीपी की बात हुई है, तो पर कैपिटा जीडीपी भी 5% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया में ग्रोथ 4.2% है, जबकि पर कैपिटा जीडीपी आपके साउथ स्टेट में 5% देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो 37.4% टोटल फैक्ट्रीज और 37% ऑपरेशनल फैक्ट्रीज आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। वहीं यहाँ पे 25.6% इंडिया का टोटल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? साउथ स्टेट से आता है। और 33% इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स हैं वो भी साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे पब्लिश करने का काम किया है। वही पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो बिहार जो है वो सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। बिहार में पॉवर्टी इंडेक्स कितना है? 51.9 है। वहीं अगर आप देखोगे साउथ के स्टेट, तो साउथ के राज्यों में आपको पॉवर्टी इंडेक्स काफी कम देखने को मिलेगा, काफी कम गरीब लोग वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि केरला केवल 0.7 है, जबकि बिहार में 51.9 है। वहीं तमिलनाडु में 4.8 है, तेलंगाना में 30.7 है। मतलब साउथ के स्टेट में पॉवर्टी इंडेक्स भी कम है, जबकि नॉर्थ के स्टेट में आपको पॉवर्टी इंडेक्स भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज एनबीएफसी अपर लेयर लिस्ट फॉर 24-25। यहाँ पे आप समझिएगा, जो एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब हमारे देश में जो एनबीएफसी होती है, जैसे कि हमने अभी देखा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 में डिवाइड किया एज पर देयर डिपॉजिट साइज। क्लियर? वैसे ही हमारे जो एनबीएफसी होते हैं उनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एनबीएफसी बेस बेस लेयर, एनबीएफसी मिडिल लेयर, एनबीएफसी अपर लेयर और एनबीएफसी टॉप लेयर। एनबीएफसी बेस लेयर का मतलब ये होता है कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उनका असेट जो है वो लेस देन 1000 करोड़ रुपीस का है। एनबीएफसी एमएल मतलब मिडिल लेयर का मतलब है जितने भी आपके एनबीएफसी हैं, चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग है या नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, उनका असेट मोर देन 1000 करोड़ रुपीस का है। अपर लेयर का ये मतलब है कि यहाँ पर ये वो एनबीएफसी है जिन पे एडिशनल निगरानी रखने की जरूरत है, एडिशनल रेगुलेशन की जरूरत है, या इन्हांस करने की जरूरत है कि रेगुलेशन फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, हमें एडिशनल 5 इयर्स इनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में लाना पड़ेगा क्योंकि सर्टेन क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और टॉप लेयर में यहाँ पर आप देखेंगे जब एनबीएफसी अपर लेयर में आते हैं तो वो टॉप लेयर में मूव कर जाते हैं अगर यहाँ पे वो सर्टेन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाते और रिस्क की कंडीशन में आ जाते हैं, तो टॉप लेयर वाले रिस्की एनबीएफसी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम अपर लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। अपर लेयर में वो एनबीएफसी आएंगे जिनके लिए एडिशनल 5 साल के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी अपर लेयर की जो लिस्ट है उसमें अपग्रेडेशन करने का काम किया है, कुछ नई कंपनीज को एड ऑन किया है जिसमें एलआईसी आपको मिल जाएगा। एलआईसी के अलावा बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर वो 15 कंपनी है जो एनबीएफसी अपर लेयर में आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? डन। चलिए अब यहाँ पे आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि पहले कोई भी आपका जो एनबीएफसी होता है वही एनबीएफसी आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होता है, करेक्ट है?
तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन इनटू द स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो कोई भी एनबीएफसी हो या लोकल एरिया बैंक हो या आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कन्वर्ट हो सकता है और अप्लाई कर सकता है फॉर लाइसेंस। पहली चीज, कंडीशन क्या है कि मिनिमम 100 करोड़ रुपीज आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए और 10 सालों में मिनिमम आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और प्रमोटर मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर। ये कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन में आपके एनबीएफसीज को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपग्रेड करते हैं। वैसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपके अर्बन बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यूनिवर्सल सॉरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसकी अगर नेट वर्थ 1000 करोड़ रुपीज है मिनिमम, तो वो अप्लाई कर सकते हैं आपके यूनिवर्सल बैंक के लिए। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, उनका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होना चाहिए पिछले 5 सालों में। इनका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो 15% होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए या जो नेट एनपीए है वो लेस देन और इक्वल टू 3% एंड 1% होना चाहिए, मतलब ग्रॉस एनपीए लेस देन 3% और जो नेट एनपीए है वो लेस देन 1% होना चाहिए। ठीक है, और आपको लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तभी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो यूनिवर्सल बैंक के लिए अपग्रेड हो सकते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस भी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो इन कंडीशन को थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बिजनेस करस्पॉन्डेंट अर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ईज 14 ईयर ओल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन डेली एंड मंथली ट्रांसफर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होते हैं बिजनेस करस्पॉन्ड। अब यहाँ पे बिजनेस करस्पॉन्ड बेसिकली बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कस्टमर को रिमोट एरियाज में, कस्टमर को रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटी एंड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो बिजनेस करस्पॉन्ड का पर्पस क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस एंड हेल्प टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विस टू अंडरसर्व कम्युनिटी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किसी रिमोट एरिया में रहती हूँ, मैं किसी रिमोट एरिया में रहती हूँ और बिजनेस करस्पॉन्ड के पास जाती हूँ, अपने फादर के लिए मुझे फंड ट्रांसफर कराना है। ठीक है, और हो सकता है मुझे मंथ में 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार फंड ट्रांसफर की जरूरत हो, लेकिन हर बार मुझे यहाँ पे बायोमेट्रिक और डिफरेंट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, जबकि मैं पहले मंथ मतलब मंथ स्टार्टिंग में ही मैंने वेरिफिकेशन कराया था ट्रांजेक्शन के लिए, और 15 दिन बाद फिर से आई हूँ ट्रांजेक्शन के लिए तो वापस से वेरिफिकेशन करना है, फिर 5 दिन बाद फिर आई हूँ फिर से वेरिफिकेशन करो, तो वेरिफिकेशन में टाइमिंग जाती है। और अभी फिलहाल जो लिमिट है वो 25,000 रुपए ही है। तो यहाँ पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस नॉर्म है इसको थोड़ा सा इजी करो। मतलब एक ही मंथ में जब कंज्यूमर बार बार ट्रांजेक्शन कर रहा है तो मल्टीपल टाइम फिर एक ही मंथ में आप बार बार वेरिफिकेशन मत कराओ, और जो 25,000 की लिमिट है इसको डबल करके 50,000 रुपए कर दो। ये बातें यहाँ पे बिजनेस करस्पॉन्ड ने कही है। तो business correspond who process thousands of crore of rupee daily in the domestic remittance have urged the RBI to relax the restriction it had imposed on monthly and daily transfer 14 year ago। इसमें आरबीआई से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो मनी ट्रांसफर लिमिट है उसको डबल करके 50,000 रुपए कर दिया जाए, और रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू वंस अ मंथ फ्रॉम इट बीइंग नीडेड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन नाउ। क्लियर है? हर ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट ना हो, ये बात कही है। अभी जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 10,000 रुपए पर कस्टमर पर डे है और मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट 25,000 रुपए है, इसको बढ़ाकर 50,000 करने की बात बिजनेस करस्पॉन्ड ने कही है टू द आरबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोसेस 250 रुपीज सैचुटाइज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टू इनहांस म्यूचुअल फंड एक्सेसिबिलिटी। अब देखिएगा, आज अगर आप आज भी गांव में जाते हैं, अगर आपकी कोई फैमिली है जो एकदम रिमोट एरिया में रहती है, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनके घरों में शैम्पू की बॉटल्स हैं। शैम्पू की बॉटल नहीं होती, हम जनरली शैम्पू के स्मॉल पाउचेस या सेसेस का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति एक ही बार में 400 रुपए या 500 रुपए की शैम्पू की बोतल को परचेस करे। इसलिए जो आपके रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, जो या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है या बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, शैम्पू के पाउचेस को परचेस करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो अगर म्यूचुअल फंड की जो लिमिट होगी, अगर आपने लिमिट डिसाइड कर दी कि यार मिनिमम आपको 1000 रुपीज का एसआईपी करना पड़ेगा या मिनिमम आपको 10,000 रुपए का एसआईपी करना पड़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसमें इंटरेस्ट रखें या सभी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए सेबी ने इसको कहा है कि हम मिनिमम 250 रुपीज के ऐसे एसआईपी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है और इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है सेटेटाइजेशन। ठीक है, ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन स्मॉलर एंड अफोर्डेबल यूनिट। तो सेबी ने कहा है कि हम 250 रुपीज के प्लान एसआईपी यहाँ पर स्मॉल टिकट में अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, और
द कंसल्टेशन पेपर जो है वो ओपन किया गया है पब्लिक कमेंट के लिए 6 फरवरी 2025 को। क्लियर हो गया इतनी चीजें। इन्वेस्टर जो है अप टू 250 रुपीज के एसआईपी को रेज कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की है। और ये अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, पेमेंट फॉर 250 एसआईपी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस एंड द यूपीआई ऑटोपे के लिए रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर बोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट है एको लॉन्च ई चालान सर्विस टू सिंप्लीफाई ट्रैफिक फाइन पेमेंट इन कर्नाटका। अब यहाँ पे जैसे कि आजकल क्या हो गया है, पहले तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती थी, आपको रोकती थी अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, 3 लोगों को बाइक में बिठा रहे हैं, तो पुलिस आपको रोकती थी, आपका चालान काटती थी। लेकिन बड़े बड़े शहरों में आजकल ये वाले सिस्टम नहीं होते। आजकल हर एक ट्रैफिक लाइट पे आपको कैमरास, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कैमरास देखने को मिलते हैं। अगर आपने, या फिर पुलिस खड़ी रहती है एक कैमरा लेके, ठीक है, और जैसे ही वो देखती है कि ट्रिपलिंग कर रहे हैं, या फिर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, या फिर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, तो ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाता है, आपकी फोटो खिंच जाती है और आपका चालान कट जाता है। अब उस चालान को पेमेंट करने के लिए एको ने पार्टनरशिप की है कि आप एप्लीकेशन पे जाओ और एको के एप्लीकेशन पे जाके चालान का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एको, a leading digital first insurance provider, has introduced an innovative e-challan service for seamless traffic fine payment in Karnataka. Citizen can check their e-challan status and pay traffic fine directly through the Echo app or the website, जिससे आपको जो टीडीएस प्रोसेस है, लंबी लंबी लाइंस वगैरह है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा। तो आपके कन्वीनियंस के लिए Echo ने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजीआरओ कैपिटल एंड आई स्प्रिट टू लॉन्च प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो प्रियोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किसने किया, इसे किसने लॉन्च किया है? आई स्प्रिट ने कोलैबोरेशन किया है यूजीआरओ कैपिटल के साथ टू लॉन्च द प्रियोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी। इन्होंने कहा है कि आज भी हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग फेज में है और उनको और भी ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए हम एमएसएमई सेक्टर को स्पेशल लोन प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे प्रियोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया है। तो फाउंडिंग मेंबर्स आपको यूजीआरओ कैपिटल मिल जाएगा, आईआईएफएल, फिनटेक कंपनीज जैसे कि गेट वेंटेज, गेट ग्रोथ कैपिटल, ये सभी इसके फाउंडिंग फादर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इनका टारगेट है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स को हम फुलफिल करें और स्पेशली इसको एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अंडर द आरबीआई रूल, बैंक आर रिक्वायर्ड टू अलोकेट 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द पीएसएल। आरबीआई के अकॉर्डिंगली आपको आपकी जो नेट बैंक क्रेडिट है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर में लेंडिंग में लेंड करना पड़ेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 64 ट्रिलियन रुपीस इन द लोन एनुअली। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसमें कहा गया है कि आने आने वाले समय में 3 से 5 सालों में जो एमएसएमई सेक्टर है ना, उसको लगभग 130 ट्रिलियन रुपए की रिक्वायरमेंट है। अभी जो एसोसिएशन बनाया गया है, इसके जो सीईओ हैं वो कौन होंगी? आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिया स्मिता गुहा। प्रिया स्मिता गुहा जो है वो सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है जी। नेक्स्ट है आईडीएफसी लाइफ टाई अप विद कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विस फॉर लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप की है कार्स 24 फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक एनबीएफसी है, रजिस्टर है आरबीआई के अंदर, और ये आपको कार इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। फॉर्मेशन 2000 में हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर, विभाग बदल कर आपको एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है who is the chairman of RBI committee on the framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence free eye in the financial sector। हम लोग ने प्रीवियस सेशन में इस कमिटी के बारे में बात किया था। इस कमिटी को हेड कौन कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। नेक्स्ट है ट्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म सी मेजर ग्रोथ इन 2024 with bill finance surpassing 2 lakh crore rupees benefiting small businesses. The government reduced the turnover threshold for mandatory trade onboarding 500 crore rupees to which amount? तो पहले ये 200 करोड़ था और यहाँ पे अब यहाँ पे जो ऑनबोर्डिंग है वो 200 करोड़ रुपए कर दिए, पहले 500 करोड़ रुपीस, सॉरी 250 करोड़ रुपीस कर दिया है, पहले ये 500 करोड़ रुपीस था ऑनबोर्डिंग अमाउंट। ठीक है, हमने ट्रेड्स के बारे में पहले डिस्कशन किया है, ये केवल रिवीजन पर्पस के लिए है। Which Bangalore-based company was the first to receive the payment aggregator cross-border license? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी, कैश फ्री। एंड दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
ठीक है जी, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। मोर अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ के लिए आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में जाएँगे और आपको वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे, आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच और जाते-जाते लिंक को शेयर कर देंगे। टेक केयर एंड बाय-बाय।